नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये उन किताबों में से है जो या तो लोगों की जिंदगी बदल देती है या फिर लोग इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। हमारे पास रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब पर आधारित कुछ बहुत दिलचस्प विश्लेषण और समीक्षाएं हैं। आज का हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि आखिर क्यों 25 साल बाद भी ये किताब इतनी बिकती है। सही बात है। पैसे को लेकर इसकी जो सीधी सच्ची बातें हैं, क्या वो आज भी उतनी ही मायने रखती हैं, खासकर हम भारतीयों के लिए? चलिए इस पर तो थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई फाइनेंस की मोटी मोटी मुश्किल किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है, एक सोच है। ये आपको म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें ये नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। तो आज हम इसी सोच की ताकत और इसकी सीमाओं दोनों को परखेंगे। हाँ, क्योंकि इसके कुछ विचार जितने क्रांतिकारी हैं उतने ही कह सकते हैं विवादास्पद भी। तो कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। ये कियोसाकी की अपनी जिंदगी पर आधारित बताई जाती है। एक तरफ है उनके पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और एक अच्छी सरकारी नौकरी में थे। उनकी सोच थी, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, जो हम सब ने अपने घरों में सुना है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जो उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। वो 8वीं पास थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक। हाँ, एक बिजनेसमैन और निवेशक। उनकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। बिल्कुल उल्टी। ये सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि तुम पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवा सको। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, हाँ, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, यही इस पूरी किताब की नींव है। और इसी नींव पर किताब का सबसे मशहूर और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत खड़ा है। एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के बीच का फर्क। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मेरा दिमाग घूम गया था। सबका घूम जाता है। मेरे लिए तो घर, गाड़ी, ये सब हमेशा से संपत्ति थे। हाँ, और यही कियोसाकी लाखों लोगों की सोच को चैलेंज करते हैं। उनकी परिभाषा बहुत ही सरल है, इतनी सरल कि हैरान कर देती है। क्या है वो? रिच डैड कहते हैं एसेट, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। और लायबिलिटी यानी देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। कितना कितना आसान लगता है सुनने में ना? बिल्कुल, पर इसका असर बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए एसेट क्या है? कोई मकान जिससे किराया आ रहा हो, किसी कंपनी के शेयर्स जिनसे डिविडेंड मिलता हो, कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले और मुनाफा दे, या किसी किताब की रॉयल्टी। ये सब आपकी जेब में लगातार पैसा डाल रहा है। और लायबिलिटीज? कार लोन की किश्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल। और यहाँ आता है सबसे बड़ा झटका। हाँ, आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं। कियोसाकी के मुताबिक अगर आपके घर पर लोन है, आप उसका मेंटेनेंस और टैक्स भर रहे हैं, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। इसमें वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एग्जैक्टली। और ये विचार इसलिए इतना चौंकाने वाला था क्योंकि घर खरीदना दशकों से मिडिल क्लास ड्रीम का सबसे बड़ा सिंबल रहा है। बिल्कुल, एक इमोशनल और सोशल अचीवमेंट। हाँ, कियोसाकी ने उस सबसे बड़ी भावनात्मक डोर पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अमीर लोग पहले ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जिनसे कैश फ्लो आए, और फिर उस कैश फ्लो से अपनी लायबिलिटीज जैसे बड़ा घर या महंगी गाड़ी खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास अपनी सैलरी से सीधे लायबिलिटीज खरीद लेते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, और ये हमें किताब के दूसरे बड़े आइडिया पर लाता है। कौन सा? अमानी टीरिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। ये भी पुअर डैड और रिच डैड की सोच का एक बड़ा अंतर था। हाँ, पुअर डैड की सलाह थी कि ऐसी नौकरी करो जिसमें सैलरी अच्छी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, फायदे मिले, मतलब एक सेफ रास्ता। बिल्कुल। जबकि रिच डैड कहते थे अपनी जवानी में ऐसी नौकरियां करो जहां तुम सबसे जरूरी स्किल सीख सको, भले ही पैसा कम मिले। और वो स्किल्स कौन सी हैं? बेचना, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को मैनेज करना और पैसों को मैनेज करना। उनका मानना था कि असली पैसा डिग्री के पीछे नहीं, इन स्किल्स के पीछे आता है। ये तो आज के दौर में और भी ज्यादा सच लगता है, जहां लोग कहते हैं कि कॉलेज की डिग्री से ज्यादा आपके पास कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ये मायने रखता है। बिल्कुल। और ये सीखने की कमी ही कियोसाकी के अगले बड़े पॉइंट की जड़ है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में ही एक बहुत बड़ी खामी है। हाँ, स्कूल हमें एक अच्छा कर्मचारी या डॉक्टर, वकील तो बना देते हैं, लेकिन हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते।
किताब का तीसरा सिद्धांत यही है, स्कूलों में वित्तीय शिक्षा की कमी। सोचिए ना, हमें इतिहास, भूगोल, गणित सब पढ़ाया जाता है, लेकिन बजटिंग, निवेश, टैक्स, लोन जैसी चीजों के बारे में शायद ही कोई बात होती है। सही बात है। कियोसाकी कहते हैं कि ये कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम ऐसे ही डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादातर लोग अच्छे कर्मचारी बने, मालिक नहीं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है? नहीं, इसका मतलब है उसे समझना, उसे बढ़ाना और उसे अपने पास बनाए रखना। और जब लोगों के पास ये ज्ञान नहीं होता तो वे दो ताकतवर भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। ये किताब का चौथा बड़ा आइडिया है, डर और लालच। हाँ, डर और लालच ज्यादातर लोगों को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पॉइंट है। नौकरी खोने का डर वो लोगों को एक ऐसी जॉब में फंसाए रखता है जिससे वे नफरत करते हैं। वे उस सैलरी चेक के आदी हो जाते हैं और कुछ नया करने का जोखिम नहीं उठा पाते। और दूसरी तरफ है लालच। हाँ, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग बेहतर जिंदगी की चाह में अपना खर्चा बढ़ा देते हैं। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, छुट्टियां, जिसे कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। हाँ, चूहों की दौड़। आप ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं और हमेशा उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकलें? रिच डैड कहते हैं कि अपनी भावनाओं को समझकर और उन्हें कंट्रोल करके। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे उस डर को सीखने के मौके में बदल देते हैं। वो रिस्क को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। बिल्कुल। ये बाजार की भविष्यवाणी करने का खेल नहीं है, ये अपने मन को नियंत्रित करने का खेल है। तो जब कोई डर और लालच से बाहर निकलना सीख जाता है, तब वो सिर्फ पैसा बचाने या कमाने के बारे में नहीं सोचता। उसका अगला कदम होता है कि उस पैसे को कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे उसे और बढ़ाया जाए। सही। और यहीं पर अमीर लोगों का वो दाव आता है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है, जो कि किताब का पांचवा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिद्धांत है। हाँ, कि अमीर लोग कंपनियों और कानूनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है टैक्स और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के नियमों को समझना। अच्छा, कैसे? देखिए, एक कर्मचारी जब सैलरी कमाता है तो पहले सरकार टैक्स काट लेती है और फिर उसे बची हुई रकम मिलती है। राइट। जबकि एक बिजनेसमैन जो एक कंपनी के जरिए काम करता है, वो पहले पैसा कमाता है, फिर कंपनी के सारे जायज खर्चे उस कमाई से निकालता है, जैसे ऑफिस का किराया, सैलरी, ट्रैवल। हाँ, और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। तो मतलब वो टैक्स बाद में देता है, खर्चे निकालने के बाद? बिल्कुल। तो कानूनी तौर पर उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे सिस्टम को समझना आपको फायदा दे सकता है। यहाँ कानूनी ज्ञान ही आपकी वित्तीय शक्ति बन जाता है। तो ये थे किताब के कुछ बड़े विचार। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। किताब की ताकत क्या है और इसकी कमजोरियां क्या हैं? सबसे बड़ी ताकत तो यही लगती है कि ये पैसे को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इसकी भाषा बहुत सरल है। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये एक गेटवे ड्रग की तरह है फाइनेंस की दुनिया में। ये आपको मोटिवेट करती है, आपको उद्यमशीलता के लिए उकसाती है। और एसेट बनाम लायबिलिटी जैसा कॉन्सेप्ट इतना सिंपल और यादगार है कि आप उसे कभी नहीं भूलते। कभी नहीं। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा, क्योंकि इसकी कुछ गंभीर आलोचनाएं भी हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी आलोचना है कि ये क्या करना है तो बताती है, पर कैसे करना है इस पर चुप है। अच्छा। ये आपको अमीर बनने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन आपको पहला स्टॉक या म्यूचुअल फंड कैसे खरीदना है ये नहीं बताएगी। इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स की बहुत कमी है। और दूसरी बात, ये कई जटिल विषयों का बहुत ज्यादा सरलीकरण कर देती है। असल दुनिया में बिजनेस चलाना या निवेश करना किताब में बताए गए तरीकों से कहीं ज्यादा पेचीदा और मुश्किल होता है। और मैंने सुना है कि उनके रिच डैड के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति असल में था भी? हाँ, ये एक बड़ा विवाद रहा है। कियोसाकी कहते हैं कि वो एक असली व्यक्ति थे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी का पात्र है। इसके अलावा किताब पर एक बहुत बड़ा आरोप है इसके नौकरी विरोधी होने का। ये नौकरी को एक जाल की तरह दिखाती है। हाँ, जो कि खासकर भारत जैसे देश के लिए एक खतरनाक सलाह हो सकती है। यहाँ एक स्थिर नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, लोन मिलने की क्षमता और परिवार के लिए एक आधार होती है। वो इस पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। एक अच्छी नौकरी आपके निवेश को फंड करने का सबसे बेहतरीन जरिया हो सकती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि उनका नौकरी छोड़ो वाला मंत्र हर किसी के लिए नहीं है? शायद बेहतर सलाह ये होगी कि नौकरी रखो, पर सिर्फ उसी पर निर्भर मत रहो। बिल्कुल सही। एक साइड हासिल शुरू करो, धीरे धीरे एसेट्स बनाओ। नौकरी को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखो।
यही एक संतुलित नजरिया है। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे कई श्रोताओं के मन में होगा, क्या ये किताब भारत में काम करती है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा। हाँ, इसलिए क्योंकि मानसिकता बदलने वाले इसके सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। पैसे का मनोविज्ञान, डर और लालच, एसेट बनाने की सोच, ये सब भारत में भी उतना ही लागू होता है। तो ये युवा प्रोफेशनल्स, भावी उद्यमियों के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है? बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो ये है कि आप इसके तरीकों को आंख बंद करके भारत में लागू नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ के नियम अलग है? हाँ, यहाँ के टैक्स कानून, रियल एस्टेट के नियम और व्यापार करने के तरीके अमेरिका से बहुत अलग हैं। उदाहरण के लिए चलिए एक आम भारतीय निवेश को देखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ। ठीक है। एक पुअर डैड की मानसिकता वाला व्यक्ति इसमें सुरक्षा और गारंटीड रिटर्न देखेगा। और रिच डैड की मानसिकता वाला? वो देखेगा कि इसका रिटर्न इतना कम है कि यह महंगाई को भी मुश्किल से मात दे पा रहा है। मतलब आपका पैसा असल में बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। तो वो क्या करेगा? वो शायद इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में सोचेगा, जहां जोखिम ज्यादा है लेकिन रिटर्न की संभावना भी कहीं ज्यादा है। इस किताब से मिली सोच को भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के ज्ञान के साथ जोड़ना ही समझदारी है। तो अंतिम फैसला क्या है? ये किताब असल में है किसके लिए? देखिए, ये किताब उन लोगों के लिए एक मस्ट रीड है जो पैसे को लेकर हमेशा उलझन में रहते हैं, जो महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करते हैं। हाँ, या जिनके मन में बिजनेस या निवेश करने का ख्याल तो आता है पर उन्हें पता नहीं कि सोच की शुरुआत कहाँ से करें। और ये किसके लिए नहीं है? ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो एक स्टेप बाय स्टेप निवेश की गाइडबुक ढूंढ रहे हैं या जो कोई सुरक्षित बिना जोखिम वाली रणनीति चाहते हैं। ये कैसे करें की किताब नहीं है, ये क्यों करें की किताब है। इसीलिए शायद इसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। ये कोई तकनीकी फाइनेंस की किताब नहीं है, ये एक वित्तीय जागरण है। ये आपको नींद से जगाती है। हाँ, और सोचने पर मजबूर करती है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैंने एक समीक्षा में पढ़ी। यह एक ऐसी किताब है जो ये सिखाती है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना है, न कि ये कि क्या खरीदना है। बिल्कुल। इस किताब का असली मूल्य इसके व्यवहारिक कदमों में नहीं, बल्कि उस मानसिकता के बदलाव में है जो ये ला सकती है। ये आपको एक कर्मचारी की सोच से निकालकर एक निवेशक की सोच की ओर ले जाने का पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकती है। यह आपसे वो सवाल पूछने पर मजबूर करती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं पूछा होगा। कौन सा? क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? और इसी सवाल के साथ हम श्रोताओं के लिए अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब कहती है कि आपका घर एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। हाँ। अगर हम इस तर्क को एक पल के लिए मान लें तो किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी वास्तविक संपत्ति क्या है? और सबसे दिलचस्प सवाल, वो इसे आज, अभी, बिना